हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के पाठ संस्कृति क्या है, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इस पाठ की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बच्चों आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में इसके आधे पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसकी व्याख्या मैंने बता दी है। तो उस वीडियो के माध्यम से आप अपने पाठ की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और देन आज मैं आधे जो बचे रह गए हैं पैराग्राफ्स, उनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी बताऊंगी, क्योंकि ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें लेखक ने संस्कृति क्या है की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की है और विभिन्न लक्षणों के माध्यम से उसको बताने का प्रयत्न किया है, ताकि हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए कि हमारी संस्कृति जो हमेशा के लिए जीवित रहती है वो संस्कृति क्या है, ठीक है। उस संस्कृति को हम किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ये निष्कर्ष या संस्कृति सभ्यता। तो यहाँ तक का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया था और लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि संस्कृति जो है उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सभ्यता जो है उसका विनाश हो सकता है, क्योंकि सभ्यता जो है समय के साथ जो है वो समाप्त हो सकती है, लेकिन संस्कृति युगों तक चलती रहती है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लेखक कहते हैं कि एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। क्लियर बच्चों? यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी लेखक ने बताया है कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। सभ्यता मीन्स जो बाह्य जीवन है हमारा, जो स्थूल भौतिक पदार्थ हैं, उनको हम सभ्यता का परिचायक मानते हैं, ठीक है। और संस्कृति जो उनके उपयोग की कला होती है या उनके निर्माण की जो कला होती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अचानक से बहुत धन आ गया या बहुत पैसे हो गए तो हम सभ्यता के उपकरण मीन्स टूल्स या यंत्र जो है बहुत आसानी से बटोर सकते हैं, मीन्स एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसे आसानी से हम एकत्रित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। बट उसको यूज़ करने का जो तरीका है, उसकी जो संस्कृति है यानी उसकी जो कला है, उसे हम तुरंत वो चीज़ नहीं आती है, उसे सीखने में समय लगता है, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम बहुत बड़ी गाड़ी हमने खरीद ली, लेकिन उस गाड़ी को चलाने का तरीका हमें नहीं पता। उस कार को हमने खरीद तो लिया बट चलाने का तरीका नहीं पता, और वो तरीका जो है वो हमें तुरंत नहीं आ सकता, यानी उसकी कला को सीखने में कुछ समय लगता है, ठीक है। और अगर हमने उसकी संस्कृति को नहीं सीखा तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बेकार हो जाएगी। हमने सभ्यता के संसाधन के रूप में हमने उस बड़ी सी गाड़ी को खरीद तो लिया, लेकिन उसको उपयोग करने की कला नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो सभ्यता का जो उपकरण है वो बेकार हो गया, ठीक है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि सभ्यता के जो भी उपकरण हैं वो हम आसानी से जुटा सकते हैं। एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए हम जितने भी यंत्र हैं, मशीनी जो उपकरण हैं, उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग का जो तरीका है उसे हम नहीं जान सकते जब तक कि उसे हम सीखते नहीं हैं या उसकी जो कला है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यक ब यक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है अपस्टार्ट। अपस्टार्ट मीन्स यहाँ पर अपस्टार्ट को लेखक ने कहा है कि अपस्टार्ट जो है वो एक अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अचानक से धन प्राप्त हो गया हो, अचानक से बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया हो, बट उसका जो बिहेवियर है उस पद के लायक नहीं है, उसका बिहेवियर जो है बहुत एरोगेंटली है, ठीक है। तो वो बहुत घमंडी है, अहंकारी है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं माना जाता हमारे समाज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी में इसके लिए कल का नवाब जैसे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं अपस्टार्ट के लिए, ठीक। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द है कि अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यक बक यक ऊंचे
पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तक ऊंचे ओहदे की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले लोगों की जो संस्कृति है उसको सीखने में समय लगता है, वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। उनकी जो विनयशीलता है, विनम्रता है, उस व्यवहार को सीखना पड़ता है। अगर वह उस उच्च विनम्रता को नहीं सीख पाता, विनयशीलता को नहीं सीख पाता, तो वो स्थिति जो है समाज में उसकी उपेक्षा होने लगती है, वो उपेक्षा का शिकार होता है, वो चिढ़ाने लायक स्थिति हो जाती है, मीन्स उसका मजाक बन जाता है और लोग उसे कहने लगते हैं कि इससे अचानक से ये बड़ा हो गया और ये बड़ा ही घमंडी हो गया, इस तरह का। तो इस तरह की बातें जो हैं उसे कही जाने लगती हैं और समाज में एक उपेक्षित स्थिति हो जाती है उसकी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लेखक कहते हैं कि संस्कृति ऐसी चीज है जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते रहते, सहते, पढ़ते, लिखते, सोचते, समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। यानी लेखक का कहना है कि संस्कृति की जो रचना है, संस्कृति का जो निर्माण है, वो 10, 20 या 100, 50 वर्षों में नहीं की जा सकती है। उसका निर्माण में अनेक शताब्दियां लग जाती हैं, यानी कई 100 वर्ष लग जाते हैं एक समाज की जो संस्कृति है उसके निर्माण में। और ये संस्कृति कैसे निर्मित होती है? एक समाज के लोग जिस तरह से खाते पीते हैं, रहते सहते हैं या पढ़ते लिखते हैं, उनके सोचने समझने का जो तरीका होता है या उनकी राजकाज यानी शासन व्यवस्था चलाने का जो ढंग होता है, किस तरह के धर्म को मानते हैं, उनके कर्म कांड कैसे हैं, ये सारी बातें ये डिसाइड करती हैं कि उनकी समाज की जो संस्कृति है वो किस तरीके से है। यानी इन सारे रूपों में उस समाज की संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। लेखक आगे कहते हैं कि हम अपने जीवन में यानी दैनिक पूरे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, पहनना ओढ़ना, ड्रेसअप करना और घूमना फिरना या रोना हंसना भी, यानी हमारे दुख सुख की जो भी स्थिति है, ये सभी जो है वो हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यदि भी हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। ठीक है, लेखक कहना चाहते हैं कि हम जितने भी सारे कार्य करते हैं उनमें से किसी एक कार्य को हम नहीं कह सकते कि ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, यानी हमारी पूरी जिंदगी भर जो कुछ भी हम करते हैं, यानी रोने हंसने घूमने फिरने, हर एक चीज को लेखक ने काउंट किया है और कहा है कि ये सभी को मिला करके हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। यानी संस्कृति वास्तव में जिंदगी का एक तरीका है, यानी जीवन को जीने का एक सलीका है। ठीक है, इसे ही हम संस्कृति कहते हैं। और किसी भी समाज में जितने भी लोग रहते हैं, यानी हम जहाँ भी पैदा होते हैं, जिस भी समाज में, उस समाज के लोगों की जो संस्कृति है, उनका जो तरीका है जीवन जीने का, ये संस्कृति जो है वो सदियों से जमा होती है। यानी बहुत समय लग जाता है उसकी संस्कृति को निर्मित होने में, उसका निर्माण होने में। ठीक है, क्लियर बच्चों? लेखक आगे कहते हैं कि इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं।
इसीलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। ठीक, क्लियर बच्चों। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि हम जिस भी समाज में पैदा होते हैं उस समाज की जो संस्कृति है वो कैसे बनती है, वो पूरे समाज के लोगों के जीने का जो ढंग है उससे हमारी संस्कृति बनती है, उससे हमारे व्यवहार से ही हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। और हमने अपने जीवन में जो संस्कार जमा किए हैं, यानी संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, संस्कारों से होता है। संस्कार यानी शुद्धिकरण, यानी संस्कृति का निर्माण करने के लिए हमारे जो स्वयं के जो संस्कार हैं उनसे ही हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे एक बात उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों को माना जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, यानी शुद्धिकरण की बात करते हैं, और ये संस्कार ही हमारे पूरे जीवन को सही दिशा देते हैं। ठीक है, जैसे कि भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की बात हम करते हैं अगर, तो आश्रम व्यवस्था में हमारे मनुष्य की जो जीवन है, यानी उसको पूरे जीवन को 100 वर्षों में उसे माना गया है, और उन 100 वर्षों को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, यानी 4 भागों में उसे विभक्त किया 25-25 वर्षों के अनुसार। और उस 25-25 वर्षों में को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि जन्म से लेके 25 वर्षों तक होता है, जिसमें बच्चे पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने बड़ों से। ठीक है, और एक अनुशासन का जो जीवन होता है उसको जीते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम आता है, यानी शादी विवाह और बच्चे इस तरह का जो जीवन होता है उसको जीते हैं 25 से 50 वर्ष की आयु तक। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम यानी 50 वर्ष के आगे का जो जीवन होता है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, जिसमें मनुष्य जो है, जो भी स्त्री पुरुष जो भी हैं, वो संयमित जीवन जीते हैं। ठीक है, उनमें त्यागमय स्थिति हो जाती है उनके जीवन में। भौतिक जो सुख सुविधाओं में वो अभी तक जी रहा था उससे थोड़ी सी विरक्ति होने का एक रूप बनाया गया है कि उससे हट करके वो अपने जीवन को साधारण ढंग से जी सकें। फिर लास्ट में 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु का जो जीवन है वो संन्यास आश्रम होता है, जिसमें कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता है, उसमें भगवत भक्ति और पूरी तरह से वो संन्यास ले लेता है अपने जीवन की जो भी भोग विलास और इन सारी जो व्यवस्था होती है उनसे। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में इस आश्रम व्यवस्था की संरचना की गई है, जिससे, और ये जो आश्रम व्यवस्था है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की गई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी तरह से कर दिया गया, उसे ढंग से किया गया है। और यही जो व्यवस्था है वो जीवन को जीने का एक तरीका बता रही है, क्योंकि लेखक यहाँ ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो हमें ज़िंदगी का एक तरीका बताती है, ज़िंदगी जीने का एक सलीका बताती है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसका प्रमाण हमें हमारे जो ग्रंथ हैं वेद काल में या उपनिषद हैं उनके माध्यम से हमें मिलती है, और ये सभी जो है ज़िंदगी को जीने का एक तरीका बताती है, और यही हमारी संस्कृति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे जो संस्कार हमने जमा किए हैं वही संस्कार, लेखक कहते हैं कि यही संस्कार मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। यानी जो भी हमारी अगली पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनके लिए हम अपनी संस्कृति की ये विरासत छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ज़मीन, जायदाद, धन और ये सारी चीज़ें हम उनके लिए छोड़ कर जाते हैं, उसी प्रकार से संतानों के लिए संस्कृति यानी जो जीवन जीने का जो तरीका है उसे भी छोड़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो भारतीय संस्कृति की चर्चा हम लोग कर रहे थे, और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमने जाना कि संस्कार
जो क्या होते हैं, और संस्कृति जो है हमारे संस्कारों से ही जमा होती है। संस्कृति जो है संस्कृति का अंग बन जाते हैं ये हमारे जो संस्कार हैं। ठीक, क्लियर बच्चों? यानी ये पूरी जो संस्कृति है वो हमारे पूरे जीवन में समाहित रहती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों का अनुभव का हाथ है। यानी बहुत समय से जो लोग हमारी संस्कृति के जो रचयिता हैं वो सारे लोग जो हैं उसका निर्माण करते हैं और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अपने आने वाले जितने भी लोग हैं पीढ़ी के, उनको वो अपने ये विरासत के रूप में देते जाते हैं। तो इस रूप में संस्कृति हमारे पूरे जीवन में वो समाहित रहती है, पूरे जीवन को व्यापे हुए है। ठीक, क्लियर बच्चों? आगे लेखक कहते हैं कि यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह सकते हैं कि यह पूर्व जन्म का संस्कार है। हाँ, लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार केवल हमारे जीवन तक ही नहीं रहते, यानी संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। जीवन तक ही नहीं बल्कि मृत्यु होने पर भी हमारी संस्कृति हमारे साथ जाती है। यानी पुनर्जन्म होता है हमारी संस्कारों का। जब मनुष्य जो है एक अपना मर जाता है, अपना शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा जो है वो नहीं मरती। आत्मा क्या करती है? पुनर्जीवित होती है, यानी फिर से जन्म लेती है और किसी अन्य शरीर में उसका प्रवेश हो जाता है, यानी अन्य शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उस पिछले जन्म के जो संस्कार थे उसके, वो कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं, यानी कोई बच्चा जब जन्म से ही हम देखते हैं कि बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, या कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है या बहुत अच्छा कोई गेम खेल रहा है या किसी कार्य में बहुत निपुण है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये इसके पूर्व जन्म के संस्कार है। यानी इसे हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड नहीं हो, बल्कि ये सच्चाई ये है कि उस जन्म में उसका वो संस्कार रहा होगा, उस तरह के कार्य उसने किए जिससे उस आत्मा के साथ ही उसके संस्कार जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। ठीक, इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है, और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि शरीर संस्कार या संस्कृति जो है वो शरीर का नहीं आत्मा का गुण है। ठीक है, क्योंकि शरीर जो है वो क्या है? वो बाह्य वस्तु है, बाह्य स्थूल चीज है जो दिख रही है। यानी जैसे कि सभ्यता की जो सामग्रियां हैं, सभ्यता के जो उपकरण हैं, वो क्या हैं? हमारे शरीर की तरह हैं, और जो संस्कार हैं वो क्या हैं? वो हमारी आत्मा के गुण हैं। ठीक है, शरीर तो मर जाता है, यानी सभ्यता की सामग्रियां तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन संस्कृति उसकी जीवित रहती है। यानी किसी भी सभ्यता की जो कला है, उसके निर्माण की जो कला है, वो वर्षों तक जीवित रहती है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर जो है, उसका संबंध जो है वो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, यानी मृत्यु होने पर शरीर से साथ छूट जाता है, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो उसकी आत्मा के साथ दूसरा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, और उसके जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, यानी आगे आगे तक चलता रहता है, अगले अगले जन्म तक। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि सभ्यता का संबंध हमारे शरीर से होता है, और जो संस्कृति है उसका संबंध हमारे आत्मा से होता है। यानी
आत्मिक गुण है संस्कृति और सभ्यता क्या है, वो शारीरिक संरचना है। ठीक, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर लेखक ने संस्कृति को संस्कार के रूप में भी माना और उसका जो रूप है वो निरंतर अगले अगले जो जन्म हैं उनमें तक चलता रहता है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी श्राद्ध करते आए हैं एवं त्यौहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सुलूक करते आए हैं, वह सब का सब हमारी संस्कृति का अंश है। ठीक है, लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कलाकार जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे, बहुत सारे दर्शन ग्रंथों की रचना की, बहुत सारे चित्र और मूर्तियां बनाई, वो सभी जो हैं वो हमारे संस्कृति के रचयिता हैं। क्यों रचयिता हैं? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रूप में उस सभ्यता को जीवित रखा है, चाहे वो चित्र के माध्यम से, चाहे मूर्ति के माध्यम से, चाहे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और काव्यों के माध्यम से। ठीक है, लेखक कह रहे हैं आगे कि आदिकाल से हम जिस रूप में शासन व्यवस्था करते आए हैं, यानी जिस तरह से भी अलग अलग सभ्यताओं में शासन व्यवस्था चल रही थी, यानी किस तरह से कार्य किए जा रहे थे, राजकाज किए जाते थे, यानी गुप्त काल में या मौर्य काल की बात करें या मुगलों की बात करें, तो किस तरह से उनकी शासन व्यवस्था थी, वो सभी कुछ हमें किसी न किसी रूप में, या तो कह सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से या मूर्तियों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के जो काव्य ग्रंथ रचे गए उनके माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि किस तरह से उस समय जो है पूजा की जाती थी, या मंदिर या मकान किस तरह से बनाए जाते थे, नाटक और अभिनय करते आए हैं, यानी किसी तरह से हम जो भी नाटक और अभिनय करते हैं, उन नाटकों और अभिनय की जो स्थिति थी उस समय, उसका जो रूप था वो आज हमें किसी न किसी रूप में ये जो संस्कृति के रचयिता हैं, ये कलाकार हैं, इन्होंने उसे सुरक्षित रखा है। किस तरह से बर्तन उस समय होते थे, घर के दूसरे सामान किस तरह के होते थे, या कपड़े और जेवर किस प्रकार से पहनते थे, या किसी तरह से हम विवाह संस्कार करते थे, विवाह किस ढंग से होते थे, या मृत्यु के पश्चात जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वो किस तरह से उस सभ्यता में की जाती थी, और त्यौहार हम किस तरह से मनाते थे, या फिर अपने आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी किसी देश का किसी देश के साथ क्या संबंध है, मित्रता का या शत्रुता का, ये सारे व्यवहार, ये सारी रहन सहन, ये सारे राजकाज के जो चीज़ें हैं, या बिल्डिंग्स कैसे होते थे, मंदिर कैसे होते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं उन सब को सुरक्षित करने का कार्य जो है वो हमारे ये कलाकारों ने किया है, जो उस सभ्यता से परिचित रहे हैं। ठीक है, वो किसी न किसी माध्यम से किया उन्होंने, जैसे चित्र के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से, शिल्प कला के माध्यम से, इन रूपों में उन्हें सुरक्षित किया हुआ है। जैसे कि हमारे आदि कवि थे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो रामायण में उन्होंने ये सिखाया कि हमारे भारतीय संस्कृति में जीवन का आदर्श क्या है। ठीक है, उसी तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक आदर्श तरीके से जीवन जीने की कला को सिखाया, जो कि आज भी घर घर में वो सुरक्षित है और पूजनीय भी है। ठीक है, तो वो हमारी संस्कृति के रचयिता हैं, उसे सुरक्षित करने वाले लोग हैं। इसी तरह से अनेक वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, ये सभी जो है वो हमारी संस्कृति के जो रूप हैं उसको निर्धारित करने वाले हैं, और उसे किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, हमारा जो लोक व्यवहार है किस तरह सा का होना चाहिए, ये सारी बातें हमें उससे सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कलाकार हैं वो कलाकार हमें
हमारी संस्कृति से परिचित कराते हैं। और ये संस्कृति के जो उपकरण हैं वो पुस्तकालय, संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमा घर ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। यानी ये संस्कृति के जो उपकरण हैं, ये जितने भी ग्रंथ हैं या फिर मूर्ति और चित्र हैं, ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के जो भी संग्रहालय बने हुए हैं, म्यूजियम्स बने हैं या लाइब्रेरीज हैं, इन सब में उसे सुरक्षित किया गया है विभिन्न अवशेषों के माध्यम से। यानी उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय के जो कुछ जो कपड़े हैं वो मिल गए अवशेष में खुदाई के माध्यम से, या बर्तन मिल गए, उसे म्यूजियम्स में रख दिए जाते हैं। और पुस्तकालयों में वो सारे जो ग्रंथ हैं वो रख दिए गए। तो उससे क्या है कि वो हमारी संस्कृति सुरक्षित है, अभी भी वो उसके विषय में हम जान पा रहे हैं। हमारे जो सिनेमा बनते हैं, वो जो फिल्में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे उस सभ्यता से हमें परिचित कराती हैं, हमारी संस्कृति से परिचित कराती हैं, क्योंकि ये सारे जो माध्यम हैं वो हमें ये संस्कृति से हमें परिचित कराने का ही कार्य करते हैं। जिन विभिन्न प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक संगठन भी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है, जिसमें यानी संस्कृति जो हमारी जीवन जीने के तरीके की जिसमें छाप लगी होती है, उस समय की जो रुचि है, यानी हमारी जो इंटरेस्ट हैं, उस समय की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में किस तरह के लोगों के सोचने, विचारने, रहने सहने का जो रूप था, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है संस्कृति के रूप में। यानी उस पर हमारे चरित्र की छाप लगी होती है। ठीक है, यानी उसकी झलक होती है, उसका प्रमाण हमें उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। संस्कृति का स्वभाव है वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। ठीक है, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि संस्कृति का स्वभाव ही होता है आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को देना और लेना। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक देश दूसरे देश से मिलता जुलता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण वो सभी से एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। और एक देश किसी भी देश से दूसरे देश से किसी भी कारण से मिल सकता है, वो व्यापार के माध्यम से मिल सकता है, या कह लें कि वो किसी मित्रतावश फ्रेंडशिप के लिए मिल सकता है, या फिर किसी शत्रुतावश, यानी किसी को कोई बात नहीं पसंद आई तो उस कारण से भी कोई देश जो है किसी देश से मिल सकता है। यानी किसी भी रूप में मिले, लेकिन अगर उसकी जो संस्कृति का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर जरूर पड़ता है। किसी भी रूप में आप किसी व्यक्ति से मिल लिए, लेकिन उसकी संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। यानी लोग कहते हैं ना कि संगति का असर है ये। तो अगर हम अच्छी संगति में हैं तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर हम किसी बुरी संगति में हैं तो निश्चित रूप से उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये जिसके साथ साथ रहते हैं उस तरह का हमारा रहन सहन, सोचने विचारने का जो रूप है वैसा ही होने लगता है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है। तो यही बात लेखक यहाँ कह रहे हैं कि संस्कृति जो है वो उसका स्वभाव होता है कि आदान प्रदान से बढ़ता है, यानी देने और लेने से बढ़ता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है, कोई देश किसी देश से मिलता है तो उससे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये संस्कृति पर भी लागू होता है। तो संस्कृति जो है वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो कोई भी देश इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसकी संस्कृति अछूती है, यानी वो किसी भी देश की संस्कृति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल ही जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं।
लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जिस भी जाति, समाज या देश के लोग केवल अपनी संस्कृति को देना जानते हैं और लेना नहीं जानते, यानी किसी भी दूसरे देश या लोगों से वो उसकी संस्कृति को ग्रहण नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उनकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है, यानी वो समाप्त हो जाती है वो संस्कृति। इसके विपरीत, यानी लेखक कहते हैं कि इसके विपरीत एक ऐसा जलाशय, जो तालाब ऐसा जिसके पानी आने वाले दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, यानी जिस तरफ से पानी आ रहा है वो आता रह रहा है, यानी कि ग्रहणशीलता बनी हुई है, उस जल की गतिशीलता बनी हुई है, तो उस जल की गतिशीलता के कारण वो जलाशय जो है वो सूखता नहीं है, तालाब का पानी सूखता नहीं है, उसका जल जो है हमेशा स्वच्छ बना रहता है और उसमें कमल के फूल खिलते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जिस संस्कृति में लोग दूसरी संस्कृति के साथ, दूसरे देशों या समाज के साथ मिलने पर उसकी संस्कृति को ग्रहण करते रहते हैं, तो वो संस्कृति कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो नहीं सूखती है, वो निरंतर बढ़ती रहती है, उसमें कुछ नई नई चीज़ें जो है हमेशा ऐड होती रहती हैं। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके संस्कृति को सीखने में कुछ नई बातें सीख रहे हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ें उन्हें सिखा रहे हैं, तो वो लोग भी एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, ये जो संस्कृति का स्वभाव है, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में संस्कृति कभी नहीं सूखती, वो हमेशा जीवित रहती है। वहीं दूसरी ओर लेखक कह रहे हैं कि कूपमंडुकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। यानी कुछ देश ऐसे जो लोग ये कहते हैं कि कूपमंडुकता यानी कुएं का मेढक, यानी संकुचित विचारधारा। अगर एक जो मेढक है वो अपने कुएं में ही उसकी पूरी दुनिया है, ठीक है, उसके बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं है, तो उसकी जो सोच है, विचार है, वो वहीं तक रह जाती है, कोई नई चीज़ वो नहीं सीख पाता। तो उसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया, ऐसे लोग या ऐसे समाज के लोग, ऐसी जाति के लोग या ऐसा कोई देश जो अन्य देशों से रूठ कर बैठा रहने का मतलब कि उससे अलग थलग रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो संस्कृति है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो कोई नई चीज़ वो नहीं सीख पाती है, उन देशों से उसका संपर्क नहीं होता, उसमें समन्वय की स्थिति न होने के कारण क्या होता है कि वो संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि रूठ कर बैठने का जो भाव है वो उसकी संस्कृति को ले डूबता है, ठीक है। लेखक आगे कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं, तब तुरंत आस पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसके उत्स खोजने लगते हैं। यानी जब भी हम देखते हैं कि किसी देश में या किसी किसी जाति में, समाज में कोई एक नई चीज़ का आविष्कार हुआ है, कोई ऐसी अद्भुत कला का जन्म हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित ही दूसरी जगहों पर भी उसे देखने लगते हैं। किसी देश में होता है तो दूसरे देश के लोग अपने देश में भी ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो इसी का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि पहले एक भाषा में शैली और किट्स पैदा हुए, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। लेखक यहाँ पे शैली और किट्स, ये जो हैं किट्स अंग्रेजी भाषा के बहुत ही अच्छे कवि हैं, ये पोएट्स हैं और महान कवियों में से माने जाते हैं। तो इन कवियों ने जब कविताएं लिखी अपनी भाषा में, तो वहीं दूसरी भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, यानी कि बांग्ला भाषा में हमें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं मिलती हैं, उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैली और किट्स जैसे कवियों से प्रभावित होकर के उससे हमारे देश में भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि हुए बांग्ला भाषा में। आगे लेखक कहते हैं कि पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और न मुगल कलम की चित्रकारी ही यहाँ पर पैदा हो पाती। लेखक कह रहे हैं कि पहले किसी एक देश में हमें महान बुद्ध जैसे महात्मा का जन्म होते हुए हमने देखा, तो वहीं पे दूसरी ओर उसी रूप में ईसा मसीह का हम जन्म होते हुए पाते हैं। यानी ये जो मानवता के रक्षक हैं, ऐसे जो महान पुरुष हैं, महान व्यक्तित्व के लोग हैं, उन्हें हम हर जगह हर रूप में पाते हैं, अलग अलग देशों में, ठीक है। भले नाम परिवर्तित हो जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में इन मानवता के रक्षकों का जन्म होते हुए हम पाते हैं।
लेखक आगे कह रहे हैं कि मुसलमान देश के लोग अगर हमारे देश में नहीं आए होते, यानी हमारे देश भारतीय संस्कृति में, भारत में अगर मुगल नहीं आते तो निश्चित रूप से उर्दू भाषा से हम परिचित नहीं हो पाते, क्योंकि अगर हमारे देश में ग्रहणशीलता नहीं होती भारत देश के लोगों में, तो वो मुगल भाषा की जो उर्दू भाषा थी उसे वो नहीं सीख पाते, और मुगलों की जो कलम की चित्रकारी थी उसे भी हम नहीं सीख पाते। ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं पैदा हो पाती हैं। वहीं दूसरी ओर लेखक ये भी कह रहे हैं कि अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। यानी अगर यूरोपीय सभ्यता से, यूरोपीय देशों से भारत देश का संपर्क जो है वो नहीं होता, यानी संपर्क अगर नहीं होता, यदि उनसे मिलना जुलना नहीं होता, तो उनका प्रभाव अगर नहीं पड़ता, तो हमारे देश में जो विज्ञान के, साइंस के जो इन्वेंशंस होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के आविष्कार हो रहे हैं, वो सभी जो है वो देर से होता, क्योंकि ये विचारधारा जितनी जल्दी हम लोग पर, हमारे देश के लोगों को प्रभावित कर पाई, उतनी जल्दी ये सारे कार्य होने लगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद या गांधी जी जैसे समाज सुधारकों का जन्म हमारे देश में अगर हुआ तो वो भी किसी न किसी देश के समाज सुधारकों के प्रभाव स्वरूप हुआ, यानी उनका प्रभाव हमारे देश के इन महान व्यक्तित्वों पर पड़ा, और उन्होंने भी हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनको सुधारने का प्रयास किया। क्योंकि किसी अन्य देश में अगर कोई बुरी चीज़ें हैं, समाज में जो कुछ बुरी परंपराएं हैं, उनको सुधारने के लिए वहाँ के कुछ लोग समाज सुधारक के रूप में जन्म लेते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर के हमारे देश में भी इन महान समाज सुधारकों का जन्म होता है। यानी एक दूसरे से प्रभावित होकर के ही ये सारी चीज़ें हुई, उनसे प्रेरणा लेकर के ही हमारे देश में इन महान समाज सुधारकों का जन्म हुआ। लेखक आगे कहते हैं कि जब भी दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। लेखक का कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी जब भी दो जातियां, दो देश, दो समाज, जब या दो व्यक्ति किसी भी कारण से मिले, वो संपर्क या संघर्ष से, यानी किसी से मित्रता या शत्रुता किसी भी रूप में मिले, किसी न किसी कारण से एक नई धारा फूट पड़ती है, यानी एक नई चीज़ निकल कर के आती है। यानी दोनों पर ही ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोनों ही एक नई चीज़ सीखते हैं। एक देश दूसरे देश की चीज़ों को सीख करके अपने देश में एक नई धारा का उत्पन्न करता है, वहीं दूसरा देश भी उस पहले देश की जो नई चीज़ें हैं उसको सीखता है और अपने समाज में उसे आगे की ओर ले जाता है। तो जो ये आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यानी एक देश से लेना और दूसरे देश को देना, इससे ही ये जो है वो संस्कृति की जान है। यानी संस्कृति जो है अपने आप को इसी रूप में जीवित रखती है, इसी के सहारे वो जीवित रहती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ किया जाए, यानी एक दूसरे से प्रसारित किया जाए, तो निश्चित रूप से वो बहुत समय तक जीवित रहेगा। ठीक है, यानी एक देश के लोग दूसरे देशों से मिल करके अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो एक संपर्क हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। तो कम्युनिकेशन के कारण ही जो है वो दूसरे देश सीख पा रहे हैं। यानी भारत देश अगर किसी यूरोपीय देशों से मिल रहा है तो भारत देश की संस्कृति जो है यूरोपीय सभ्यता के लोग जो है वो सीख रहे हैं, और वहीं हमारे देश के लोग भी जो है यूरोपीय सभ्यता की चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदान प्रदान की प्रक्रिया हो रही है, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, और कुछ बुराइयां भी आती हैं, साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन स्थिति यही है कि दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और इसी रूप में संस्कृति अपने आप को जीवित रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं,
सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि केवल अभी तक लेखक ने बताया कि हम जो चित्र है, कविता है, मूर्ति, मकान, यानी किस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही नहीं हमारे संस्कृति का आदान प्रदान करने से सीखती हैं, या इन सारी चीज़ों पर ही केवल प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर, यानी किसी दूसरे जाति या समाज से या किसी देश से जब संपर्क होता है तो केवल इन सब चीज़ों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि लेखक का कहना है कि सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। यानी जब एक दूसरे की संस्कृति से एक दूसरे देश जो है प्रभावित होते हैं तो इससे दर्शन और विचार भी जो है उस प्रभावित होते हैं, यानी फिलॉसफी, यानी जीवन की जो फिलॉसफी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की जो विचार प्रणालियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी एक देश में जिस तरह के महात्मा, संत उत्पन्न होते हैं, दार्शनिक उत्पन्न होते हैं, फिलॉसफर्स जन्म लेते हैं, उसी तरह से दूसरे देशों में भी उसी तरह के फिलॉसफर्स और महात्माओं का जन्म होता है, उसी तरह के मिलते जुलते। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है, उनका असर पड़ता है, उनको देख देख करके, उनसे प्रेरणा ले करके दूसरे देश के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उस देश में भी दार्शनिक महात्माओं का जन्म होता है। जैसे कि सुकरात जो है वो यूनानी जो है दार्शनिक था, पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है, और उसका वो जो है हमारे देश, उसके प्रभाव स्वरूप हमारे देश में भी बहुत सारे भारतीय जो है दार्शनिकों का जन्म, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे आरुणि, याज्ञवल्क्य, तो ये भी हमारे प्राचीन समय में ये हमारे भारतीय दार्शनिक और महात्मा थे। ठीक है, उसी करके ही लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर के ही अलग अलग लोगों का जन्म होता है। आगे लेखक कहते हैं कि एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकल कर एक जगह जमा हुए हैं। लेखक का यहाँ कहना है कि सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव केवल शिल्प कला, पोशाक और इस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर ही नहीं, दर्शन पर ही नहीं, बल्कि धार्मिक अभिरुचियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक देश में जिस तरह के धर्म खड़े होते हैं, धर्म की स्थापना होती है, उससे प्रभावित होकर के दूसरे देशों में भी धर्म की स्थापना होती है। यानी कह रहे हैं कि एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि धार्मिक जो आदान प्रदान होता है, धर्म में जो रिवाज होते हैं, यानी उनके जो तौर तरीके होते हैं, धार्मिक कर्मकांड होते हैं, वो दूसरे देशों के भी कर्मकांड का हिस्सा बन जाते हैं। उनसे वो सीख कर, प्रभावित होकर के वहाँ पर भी इसी तरह के कार्य होने लगते हैं। यानी दूसरे देशों की भी ये आदत बन जाती है, आदत में समा जाते हैं। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशालिनी और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जब करके, उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां पची हुई हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी धार्मिक अभिरुचियों का प्रभाव भी जो है एक देश का दूसरे देश पर पड़ता है। अगर हम देखें तो भारत जो है वो एक धर्म गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित है, धर्म गुरु के पद पर आसीन है। हमारे देश में बहुत से ऐसे विदेशी लोग भी आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे कि वेन सॉन्ग, फाइयान जैसे यात्री जो हैं, यानी चीनी यात्री जो हैं, वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रमाण है इस बात का
कि हमारे देश का जो धर्म है उससे प्रभावित होकर के दूसरे देश के लोग भी अपने देश में उस धर्म को स्थापित कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसी तरह के जो धार्मिक रिवाज हैं उसको वहाँ पर भी वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक देश का जो धर्म है वो दूसरे देश के लोगों में भी प्रभाव डालता है और वहाँ पर भी उसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति बहुत ही शक्तिशालिनी मानी जाती है, यानी ऐसा देश जिसमें इस तरह की स्थितियां हो, यानी ग्रहणशीलता भी हो और उस लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं और वो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, यानी एक देश की चीज़ों को सीखना और अपने देश की चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह की जो स्थिति है, अगर जो भी देश या जो भी जाति, जो भी समाज के लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं, उनकी विचारधारा ऐसी है या उनकी सांस्कृतिक जो स्थिति है, यानी सांस्कृतिक दृष्टि है, अगर उस रूप में है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शक्तिशाली और महान है। ठीक है, और यहाँ पर लेखक जो है वो भारत देश की बात कर रहे हैं कि भारत देश जो है वो विश्व में सबसे महान देश है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृतियों को उसने पचा रखा है, यानी उसके भीतर बहुत सारी संस्कृतियाँ रची बसी हैं। यानी भारत देश में ग्रहणशीलता की भावना बहुत ज़्यादा है, समन्वय की भावना बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि भारत देश जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है और जो आज भी जीवित है, सबसे महान और शक्तिशालिनी जो है ये संस्कृति मानी जाती है भारत देश की संस्कृति, क्योंकि भारत देश की संस्कृति में कई देशों के लोग आए, कई सभ्यताओं के लोग आए और उनसे भारत देश के लोगों ने सीखा और भारत देश के जो संस्कृति का जो प्रभाव है वो विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा, यानी भारत। तो अंत में लेखक यही कहना चाहते हैं कि भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ पची हुई हैं। यानी लेखक का कहना है कि भारत देश जो है, क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता और समन्वय की भावना सबसे ज़्यादा है, यही कारण है कि भारत देश की जो संस्कृति है वो सबसे महान है, विश्व में सबसे प्राचीन और सबसे महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो स्पष्टतः लेखक ये बताना चाहते हैं हमें कि सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति का बहुत ही अधिक महत्व है, वो चिरजीवी है, यानी हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे ही वैसे संस्कृति का भी विकास होता चला गया और होता रहेगा। और समन्वयवादी संस्कृति के जो दृष्टिकोण से यदि इसे हम देखें तो भारतीय संस्कृति अन्यतम है, बहुत ही शक्तिशालिनी और महान है। ठीक है, और यही बात लेखक जो है संस्कृति क्या है पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको एक बार या दो बार इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई संशय हो तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।